हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपको यूपी बोर्ड का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है उसको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको प्रोज का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको दिया है, जिसमें हमने 6 पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और आज हम आपको इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हम 7वें पैराग्राफ से लेकर पूरा लेसन आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए देख लेते हैं अब इसके आगे का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब इसके आगे देखते हैं कि वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब पढ़ने की मेरी बारी थी। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट का मतलब पढ़ना होता है। अब पढ़ने की बारी मेरी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle? मैं participle के भयानक नियमों को बताने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वेरी लाउड एंड क्लियर, और यानी कि ज़ोर ज़ोर से बताने के लिए और एकदम स्पष्ट बताने के लिए, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के बताने के लिए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं पहले ही शब्द पर उलझ गया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्दों पर उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अर्थात अपने डेस्क को पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उनकी ओर देखने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। यानी कि अब वो फ्रांज चाहता तो है कि मैं कुछ भी करके, जो हमारे टीचर पूछ रहे हैं, पार्टिसिपल के जो रूल्स पूछ रहे हैं, मैं चाहे जैसे मैं उसको बताना चाहता था। मुझे बड़ी इच्छा हो रही थी कि मैं किसी भी तरह से जो पार्टिसिपल के रूल्स हैं उसे बता दूं, लेकिन पहले ही शब्दों में वो उलझ गया और वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस किया। उसे ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब इसके बाद देखते हैं, आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमिल मुझसे कहते हैं कि आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें तो वैसे ही बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, यानी कि प्रत्येक दिन हमने अपने आप से बस यही कहा कि चलो छोड़ो। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत पर्याप्त समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो कि हम लोग अब कहाँ आ गए हैं। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, अर्थात यह एल्सेस के लिए बड़े ही ट्रबल, बहुत ही परेशानी की बात है। यह एल्सेस के लिए बहुत ही परेशानी की बात है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अर्थात यह पढ़ने के लिए कल पर टाल देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अर्थात अब उन लोगों को, आउट जो बाहर के, अब बाहरी लोगों को, अर्थात जो प्रसिया के लोग हैं, जिन्होंने ये आदेश दिया था कि यहाँ पे अब फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन पढ़ाया जाएगा, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है कि नाउ दोज फेलोज, अब वे बाहर के लोगों के पास यह कहने का अधिकार है कि हाउ इज़ इट, कि यह कैसा है। यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम केवल फ्रेंच होने का दिखावा करते हो, नाटक करते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट, और ना तो तुम फ्रेंच बोल सकते हो ना लिख सकते हो। योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम अपनी ही भाषा को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रांस। लेकिन अब एम हैमिल कहते हैं कि तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, यानी कि हम सभी के पास दोष लगाने के लिए पर्याप्त है। तो सबसे पहले ये वहाँ पे पेरेंट्स की बात करते हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस एनफ टू हैव यू लर्न, अर्थात तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक, पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क, पुट यू टू वर्क का मतलब है काम पर लगाना। वे तुम्हें काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे। ऑन अ फार्म, यानी कि किसी फार्म पर, और एट द मिल्स, या फिर किसी आरा मशीन पर। तो वे अर्थात तुम्हारे माता पिता तुम्हें किसी फार्म पर या फिर किसी आरा मशीन पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वे और ज़्यादा पैसे पा सकें। एंड आई, और मैं,
अब ये एम हैमिल अपने बारे में कहते हैं कि आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, अर्थात मैं भी दोषी हूँ, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हारा पाठ याद करने के बजाय मैंने तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था। हैव आई नॉट ऑफन, क्या मैं अक्सर तुम्हें नहीं भेजता था। टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, अर्थात अपना पाठ पढ़ने के बजाय क्या मैं तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा करता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था, तो क्या मैं छुट्टी नहीं कर देता था। तो इन सभी बातों के लिए एम हैमिल अपने आप को भी दोषी मानते हैं कि कभी कभी वो बच्चों से अपने फूलों को पानी देने के लिए भी कह देते थे, और जब वे उन्हें फ़िशिंग पे जाना होता था तो बच्चों की छुट्टी भी कर देते थे। तो इस बात के लिए वो अपने आप पर भी दोष लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ अपना। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, यानी कि तब एक के बाद दूसरी बातें करते हुए एम हैमिल वेंट ऑन, यानी कि एम हैमिल बातें करते रहे, वेंट ऑन टू टॉक यानी कि बातें करते रहे। और जनरली फ्रेंड्स जो वेंट ऑन का यूज़ हम करते हैं, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, जीरेंड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तो देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, यानी कि तब एक के बाद दूसरी बातें करते हुए एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हैमिल फ्रेंच भाषा के बारे में बातें करते रहे। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह कहते हुए कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है यह दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है। फ्रेंच भाषा दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट यानी कि सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल यानी कि सबसे अधिक तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जिसे हमें अपने अंदर अवश्य ही सुरक्षित रखना होगा। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, यानी जिसे हमें अपने अंदर अवश्य ही सुरक्षित रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना होगा। फ्रेंच लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना होगा। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब एक देश गुलाम बन जाता है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब एक देश गुलाम बन जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वहाँ के लोग अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं। एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक, दे होल्ड फास्ट यानी कि वे मजबूती से पकड़े रहते हैं, अर्थात वे मजबूती से जुड़े रहते हैं। टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो इसे ऐसा समझ लीजिए जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। प्रिजन का मतलब जेल होता है, यानी कि यदि एक देश गुलाम हो जाता है तो जब तक उस देश के लोग अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं तब तक ऐसा लगता है जैसे उनके पास अपने जेल की चाबी हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर, तब उन्होंने व्याकरण यानी कि ग्रामर की किताब खोली। एंड रेड अस आवर लेसन, और हमें अपना पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, यानी कि मैं यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं उसे कितने अच्छे से समझ गया। मैं यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित था। अमेज्ड का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। टू सी यानी कि यह देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं उसे कितने अच्छे से समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बहुत ही आसान लगा, बहुत आसान लगा। आई थिंक टू, मुझे ये भी लगता है, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने इतने ध्यान से कभी सुना ही नहीं था। जब टीचर पढ़ा रहे होते थे, एम हैमिल जब पढ़ा रहे होते थे, तो मुझे यह भी लगा कि मैं कभी इतने ध्यान से सुना भी नहीं था। एंड दैट, और यह भी सोचा, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, कि उन्होंने भी इतने अधिक धैर्य के साथ हमें कभी भी समझाया नहीं होगा। इट सीम्ड, अर्थात ऐसा लगा, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था जैसे कि एम हैमिल, द पुअर मैन का यहाँ पे यूज़ किया गया एम हैमिल के लिए, और ऐसा लग रहा था जैसे कि एम हैमिल हमें वो सब कुछ देना चाहते थे जितना भी उन्हें पता था। इट मीन्स
एम हैमिल के पास जितनी भी नॉलेज थी, ऐसा लग रहा था कि वे हमें सारी नॉलेज देना चाहते थे बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही स्ट्रोक में और एक ही बार में वो सारा ज्ञान हमारे माइंड में डाल देना चाहते थे, ऐसा लग रहा था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी कि ग्रामर के बाद, व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारा लेखन का एक पाठ हुआ। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, दैट डे यानी कि उस दिन एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हैमिल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिस पर बहुत ही सुंदर लिखावट में ये लिखा गया था, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा गया था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, जिस पर बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे छोटे छोटे झंडों की तरह लग रहे थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जैसे कि वो पूरे स्कूल रूम में फहरा रहे हों। वे छोटे छोटे झंडे की तरह लग रहे थे, जैसे पूरे स्कूल रूम में वो फहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, ऐसा लग रहा था कि वो रॉड से लेकर हमारे डेस्क तक लटका हुआ था। हंग का मतलब लटका हुआ था, हैंग का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, यू ऑट टू हैव सीन, ऑट टू हैव या फिर शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब लास्ट में चाहिए था आता है। तो यू ऑट टू हैव सीन, आपको यह देखना चाहिए था, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, और वह थी कागज़ पर पेन के रगड़ की आवाज़। वहाँ पे केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, कॉपी पे पेन की रगड़ की आवाज़। वन सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरे उड़ते हुए अंदर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, और यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, जो मछली के कांटे का चित्र बनाने में बिल्कुल लीन हो गए थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, और जैसे मानो कि वह भी फ्रेंच लैंग्वेज था, जो मछली का कांटा था जैसे वो भी फ्रेंच लैंग्वेज था। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, यानी कि छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज़ में गुटर गूं कर रहे थे, बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर कर देंगे। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, यानी कि जब भी मैं लिखते हुए ऊपर देखता था। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं लिखते हुए ऊपर की ओर देखता था। आई सॉ एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस, तो मैं हमेशा देखता था कि एम हैमिल बिल्कुल गतिहीन बैठे हुए, बहुत ही एकदम स्थिर बैठे हुए, मोशनलेस कह सकते हैं, स्थिर। तो आई सॉ एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस, तो मैंने हर बार एम हैमिल को गतिहीन या फिर स्थिर बैठे हुए देखा। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और इधर उधर, और पहले एक चीज़ की ओर घूरते हुए फिर दूसरी चीज़ की ओर घूरते हुए, अर्थात इधर उधर घूरते हुए देखा। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। एज इफ, मानो कि, ही वॉन्टेड, वे चाहते थे, मानो वे चाहते थे, टू फिक्स इन हिज माइंड, अपने दिमाग में बैठा लेना, मानो वह सब कुछ अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस स्कूल के छोटे से कमरे में सब कुछ कैसा दिखता था, इन सभी चीज़ों को जैसे वो अपने मन में बिल्कुल बैठा लेना चाहते थे। फैंसी, फैंसी का मतलब कल्पना करो, सोचो। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से वे उसी स्थान पर थे। विद इस गार्डन आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर उनका बागीचा। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके ठीक सामने उनका क्लासरूम। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल जो डेस्क और बेंचेस थे वो बिल्कुल चिकने हो गए थे। आपने देखा होगा कि जब बेंचेस और डेस्क जो भी लकड़ी की चीज़ें हैं जब पुरानी हो जाती हैं तो और स्मूथ हो जाती हैं।
द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, और जो बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे, वॉलनट का मतलब यहाँ पे अखरोट है, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, जो गार्डन में जो वॉलनट के पेड़ थे, वर टॉलर, वे अब और लंबे हो गए थे, बड़े हो गए थे, एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो जो होप वाइन यहाँ पे एक लता है, एक बेल है, बमर की तरह जो होते हैं, एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो होप वाइन जिसे उन्होंने खुद ही लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो लिपटती हुई, ट्वाइंड का मतलब है लिपटती हुई, अबाउट द विंडोज टू द रूफ, खिड़की से लेकर छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, अर्थात इन सब चीज़ों को छोड़ने पर उनका दिल कितना टूटा होगा। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सब चीज़ों को छोड़ कर जाने से उनका दिल कितना टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारे एम हैमिल सर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, यानी कि अपनी बहन को ऊपर कमरे में जाते हुए सुनकर, पैकिंग दियर ट्रंक्स, और अपने सामानों को बांधते हुए सुनकर, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था। तो यहाँ पे फ्रांज एम हैमिल के बारे में सोचता है कि इन सब चीज़ों को छोड़कर जाने पे उनका दिल कितना टूटा होगा, उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि अब उनकी बहन जो है अपना सामान भी पैक कर रही है और उन्हें अगले दिन ये देश छोड़कर जाना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था, टू हियर एवरी लेसन, यानी कि हर पाठ को, टू द वेरी लास्ट, बिल्कुल अंत तक, लेकिन उनके पास हर पाठ को अंत तक पढ़ने का या सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, यानी कि लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का एक पाठ पढ़ा। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का एक पाठ पढ़ा। एंड देन द बेबीज चांटेड दियर बा बे बी बो बू, और इसके बाद बच्चों ने बा बे बी बो बू ये पढ़ा। जैसे हम लोग कक्का किक्की कुक्कू ये सब पढ़ते हैं, उसी तरह से बेबीज ने क्या पढ़ा, बा बे बी बो बू पढ़ा। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। और यहाँ पे डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे के पीछे बूढ़े हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, बूढ़े हाउजर ने अपना चश्मा लगाया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से अपनी जो वर्णमाला की किताब थी उसे पकड़कर, स्पेल द लेटर्स विद देम, उनके साथ अक्षरों को दोहराया। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू वॉज क्राइंग, कि वे भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज़ काँप रही थी, विद इमोशन, यानी कि भावुक होने के कारण, भावुक होने की वजह से उनकी आवाज़ भी काँप रही थी। ट्रेम्बल का मतलब काँपना होता है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर, और यह सुनना बहुत ही मजाकिया था, बहुत ही फनी था, हास्यप्रद था। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितने अच्छे से याद है, दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम पाठ। फ्रांज कहता है कि मुझे वो अंतिम पाठ कितने अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी अचानक से चर्च की जो घड़ी थी उसने 12 बजाए। देन द एंजलस, जैसे हम लोग स्कूलों में प्रेयर करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, इस तरह से जो भी प्रेयर करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे एक एंजलस प्रेयर है। देन द एंजलस, उसके बाद एंजलस प्रेयर हुआ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, और उसी पर जो प्रसियंस जो सिपाही थे जो वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे, तो उन्होंने अपना ट्रम्पेट बजाया। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी कि अपने अभ्यास से लौटते हुए, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल का मतलब अभ्यास करके लौटते हुए उन्होंने अपना ट्रम्पेट बजाया। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जिसकी आवाज़ खिड़की से होते हुए अंदर आई। एम हैमिल स्टूड अप, यानी कि एम हैमिल अब खड़े हो गए। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए। वेरी पेल का मतलब बिल्कुल नीरस दिख रहे थे, उनके मतलब पेल का मतलब पीला होता है, अर्थात उनके
चेहरे पे पीलापन था। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतने अधिक आत्मविश्वास में कभी नहीं देखा था। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना अधिक आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा था। यहाँ पे टॉल का मतलब आत्मविश्वास से है। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड्स, आई यानी कि वो, बट समथिंग चोक्ड हिम, इस तरह से उन्होंने कहा कि आई यानी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। बट समथिंग चोक्ड हिम, ऐसा लगा जैसे उनका जो है गला एकदम घुट रहा हो, एकदम दम घुट रहा हो। ही कुड नॉट गो ऑन, वे आगे बोल ही नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और तब वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग ऑन, और उसे पकड़कर, उसे रखकर, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़कर, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। विव लव फ्रांस, जिसका मतलब हम कह सकते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। देन ही लीन्ड हिज हेड, तब उन्होंने अपना सिर झुका लिया। अगेंस्ट द वॉल का मतलब है दीवार के सहारे, तब दीवार के सहारे उन्होंने अपना सिर झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया। और बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यानी कि स्कूल की अब छुट्टी हो गई। यू मे गो, अब तुम लोग जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि कितना ही दुखद स्टोरी है, एक ट्रेजिडिक स्टोरी है ये। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर के भी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, और इसमें जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन के वीडियोस हैं ये भी दिए जाएंगे आपको। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपना ये कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।